आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। मद्रास आने पर उसके जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी हो गया था। कंदस्वामी वाद्यार की गानामृत नटन विनोद नाटक सभा के लिए गीत और संवाद लिखते हुए यह समय समय पर मंच पात्राभिनय करते हुए उसके जीवन में ना तो इतनी गति थी और ना ही प्रकाश। मदुरै और मद्रास के जीवन में जो इतना उतार चढ़ाव है, इसका क्या कारण है? कारण की तह में पहुंचने पर ऐसा लगता है कि अधिक प्रकाश वाले स्थान में छोटा जीवन भी वृहदाकार दिखता है और कम प्रकाश वाले स्थान में बड़ा जीवन भी क्षुद्र और धुंधला हो जाता है। क्या प्रकाश मात्र जीवन है? इस प्रश्न का कोई प्रयोजन नहीं है। मद्रास में सूर्य का प्रकाश मात्र जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को स्वयं प्रकाश फैलाना पड़ता है और अपने चारों ओर प्रकाश पुंज बुनना पड़ता है। अपने कृत्रिम प्रकाश के सामने सूर्य के प्रकाश को फीका भी बनाना पड़ता है। मदुरै कंदस्वामी वाद्यार के गानामृत नटन विनोद नाटक सभा में रहते हुए उसका पूरा नाम मुत्तु कुमार स्वामी पावलर था। नाटक सभा के टूटने पर अकाल पीड़ितों की तरह मद्रास के कला जगत की शरण लेनी पड़ी, तो उसे अपने जीवन की सुविधाओं में ही नहीं, अपने नाम में भी काट छाट करनी पड़ी। सचमुच अपने बड़े नाम को काटकर छोटा करना पड़ा। मुत्तु कुमरन, वो संक्षिप्त नाम उसे और उसके साथियों को उपयुक्त लगा। चैत्तूर और शिवगिरी जैसे जमींदारों की शरण में जीने वाले उसके पूर्वजों को अपने अकट विकट चक्र चंड प्रचंड आदि केशव पावलर जैसे लंबे नामों को छोड़ने या छोटा करने में हो सकता है कि संकोच हुआ हो, लेकिन वो इस सदी में उपस्थित था, इसलिए वैसा नहीं कर सका। 22 कंपनी के बंद होने पर 10 महीने तक पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली एक कंपनी में प्रूफ रीडर का काम करता रहा। उससे तंग आकर नाटक प्रसूत सिने संसार में प्रवेश पाने के विचार से मद्रास को चल पड़ा। मदुरै से मद्रास को रवाना होते समय उसके साथ कुछ सुविधाएं भी थीं और कुछ असुविधाएं भी। असुविधाएं निम्न प्रकार थीं। मद्रास के लिए वो नया था, चापलूसी करने की आदत नहीं थी। उसके पास किसी के नाम ना कोई परिचय पत्र था और ना कोई सिफारिशी चिट्ठी। हाथ की कुल पूंजी थी सिर्फ 47 रुपए। कला के जगत में अत्यंत आवश्यक समझी जाने वाली योग्यता भी उसमें नहीं थी, और वो किसी दल विशेष का सदस्य या पक्षपाती भी नहीं था। सुविधाएं भी थीं, वो अभी विवाह बंधन में नहीं बंधा था। इसका ये मतलब नहीं कि उसे शादी या लड़की से नफरत थी। असली बात ये थी कि उन दिनों नाटक कंपनी में काम करने वालों का मान सम्मान करने या लड़की ब्याहने को कोई तैयार नहीं था। कंघी किए हुए काले घुंघराले बाल, होठों में सदाबहार मुस्कान, सुंदर नाक नक्श, कद काठी का भरा पूरा, उसे कोई एक बार देख ले तो बार बार देखने को जी करे, और सुमधुर कंठ, सब कुछ था। एलुम्बूर रेलवे स्टेशन में उसके उतरते ही मूसलाधार वर्षा होने लगी। इसका कोई ये गलत हिसाब न लगाए कि दक्षिण से आने वाले कवि के स्वागत में आकाश अपनी भूमिका निभा रहा है। ये दिसंबर महीने का पिछला पखवाड़ा था। हर साल की तरह प्रकृति अपना नियम निभा रही थी। दिसंबर में ही क्यों, किसी भी महीने में मद्रास के लिए ऐसी बारिश की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसी वर्षा में मद्रास में कोई चीज बिकती नहीं। सिनेमा थिएटर में भीड़ कम हो जाती है, झोपड़पट्टियां पानी में डूब जाती हैं। सुंदर लड़कियों को डरते डरते सड़कों पर पांव रखना पड़ता है कि चमकदार साड़ियों में कहीं कीचड़ न उछल जाए। पान की दुकानों से लेकर साड़ियों की दुकानों तक
व्यापार ठप्प हो जाता है। विस्मृति में छतरियां खो जाती हैं। अध्यापकों और सरकारी नुमाइंदों के जूते फट जाते हैं। टैक्सी वाले कहीं भी जाने को इनकार करते हैं। इस तरह पानी से डरने वाली मद्रास शहर के लिए बारिश की क्या जरूरत है भला। लेकिन मुत्तु कुमरन को पानी में नहाने वाला ऐसा मद्रास बड़ा सुंदर लगा। मद्रास नगरी उसकी कल्पना में ऐसी उभर आई मानो कोई सुंदरी नहाने के बाद भीगे कपड़ों में लजाती खड़ी हो। धुआंधार मेघों के आच्छादन में इमारतें, सड़कें और पेड़ धुंधले से नजर आए। मुत्तु कुमरन पानी में अधिक भीगे बिना एलुम्बूर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली एक सराय में टिक गया और वहीं अपने ठहरने की व्यवस्था की। एक लड़का जो पहले उसके साथ नाटक सभा में स्त्री की भूमिका करता था, वो मद्रास में अब मशहूर सिने अभिनेता हो गया था। अपने गोपाल स्वामी नाम को छोटा करके उसने गोपाल रख लिया था। उसने नहा धोकर कपड़े बदले और कॉफी पीने के बाद सोचा कि उसे फोन करे। उस लॉज में सभी कमरों में फोन की सुविधा नहीं थी, सिर्फ रिसेप्शन में फोन था। अपने कामों से निपटकर जब वो रिसेप्शन में आया तब घड़ी 11 बजा रही थी। टेलीफोन डायरेक्टरी में उसने अभिनेता गोपाल का नंबर ढूंढा, पर वो मिल ही नहीं रहा था। आखिर लाचार होकर रिसेप्शन में बैठे व्यक्ति से गोपाल का नंबर पूछा। उसके तमिल में पूछे गए प्रश्न का उन्होंने अंग्रेजी में उत्तर दिया। मद्रास में उसे ये अजीब तजुर्बा हुआ कि तमिल में प्रश्न करने वाले अंग्रेजी में उत्तर पा रहे हैं और अंग्रेजी में प्रश्न करने वालों को तमिल के सिवा दूसरी किसी भाषा में उत्तर देने वाले नहीं मिल रहे हैं। उनके उत्तर से उसे इतना ज्ञात हुआ कि गोपाल का नाम टेलीफोन डायरेक्टरी में लिस्ट नहीं किया गया होगा। कुछ क्षणों के बाद टेलीफोन पर ही पूछताछ कर उन्होंने गोपाल का नंबर बताया। मद्रास में कदम रखते न रखते मुत्तु कुमरन ने ये महसूस किया कि हर पल उसे अपने को बदलना पड़ रहा है। उसे तो समय को अपने मुताबिक बदलने की आदत पड़ गई थी, यहां तो अपने को समय के अनुसार बदलना पड़ रहा है। अपनी आदत से उबर पाना उसे जरा कठिन लग रहा था। उसने जिसका नाम लेकर नंबर पूछा था उसके नाम ने रिसेप्शनिस्ट पर जादू सा कर दिया और मुत्तु कुमरन के प्रति भी तनिक आदर भाव दिखाने को बाध्य कर दिया। फोन पर अभिनेता गोपाल नहीं मिला, पर इतना ज्ञात हुआ कि वो किसी शूटिंग के लिए बंगलौर गया है। दोपहर को 3 बजे की हवाई उड़ान से लौट रहा है। मुत्तु कुमरन की छुटपन की दोस्ती की बात अनमने ढंग से सुनने के बाद उस छोर से उत्तर आया कि 4:30 बजे आइए, मुलाकात हो सकती है। उसी क्षण उसे उस उत्तर के अनुसार अपने को बदलना पड़ा। उस उत्तर को अपने अनुरूप बदले तो कैसे बदले? वो जाए तो कहाँ जाए? वर्षा भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोपहर के भोजन के बाद उसने अच्छी तरह सोने का निश्चय किया। रात की रेल यात्रा में उसने जो नींद खोई थी उसे पुनः प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हुई। लेकिन इस नए शहर में, नए कमरे में जल्दी से नींद आएगी क्या? उसने बक्सा खोलकर किताबें निकाली। 2 निघंटू, 1 छंदशास्त्र, 4-5 कविता की किताबें, यही उसके पेशे की पूंजी थी। मुत्तु कुमरन इधर किताब के पन्ने उलट रहा था कि उधर सामने के कमरे से एक युवती किवाड़ पर ताला लगाकर कहीं बाहर जाने को तैयार हो रही थी। मुत्तु कुमरन ने उसके पृष्ठभाग का सौंदर्य देखा तो ठगा सा रह गया। पतली सुनहरी कमर, बनी संवरी पीठ, नीली साड़ी, सब एक से बढ़कर एक थी। उमड़ घुमड़ कर आई बदरिया, कैसी चमचम चमकी बिजुरिया, आई सज धज के रे जो गनिया, सुंदर रूप लगाए अगिनिया, कनकलता सी कामनी काहे को कटी छीन। पूछने वाले आलम कवि बनने की कोशिश में मुत्तु कुमरन ने घंटू उलटने पलटने लगा। प्रास अनुप्रास तो मिल गए। नाटक कंपनी में काम करते हुए जब चाहो जैसा चाहो निघंटू की मदद से वो अनायास फटाफट गीत रच लेता था। पर आज न जाने क्यों उसका मन उचाट सा हुआ जा रहा था। बार बार उसके मन में यही विचार सिर उठा रहा था कि मैं जीविका की खोज में मद्रास आ तो गया, पर जीवन चले कैसे? इसलिए गीत रचने का उत्साह नहीं रहा। लेकिन उस युवती की मनमोहनी मूरत उसके लिए मीठी खुराक बन गई और वो उसके रसास्वादन में लगा रहा। पर बीच बीच में उसका मन मदुरै और दिंडुक्कल की ओर निकल भागा, इसलिए कि वहां ऐसी सुघड़ लड़कियां उसके देखने में नहीं आईं। इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह ढूंढते हुए उसके मन में ये विचार आया कि खान पान के बारे में शहर की लड़कियां जितनी सतर्क रहती हैं उतनी देहाती लड़कियां नहीं।
नगर की लड़कियां बन ठनकर अपने को दर्शाने और दूसरों को आकर्षित करने में जितनी रुचि दिखाती हैं, वो देहाती लड़कियों में या तो नहीं है या वैसी सुविधा नहीं है। मद्रास में एक माँ को भी अपने को 4-5 बच्चों की माँ कहने के गौरव से बढ़कर अपने को एक युवती जताने का ध्यान ही अधिक है। देहात की वो दशा नहीं है। एक स्त्री को माँ मानते हुए मन में विकार उत्पन्न नहीं होता। युवती मानते हुए तो मन में विकार की संभावना ही अधिक है। गर्भिणी स्त्रियों को जहां भी देखें, जिस सूरत में भी देखें, काम भावना कभी सिर नहीं उठाती। इस तरह की ख्याम ख्याली और दिन के भोजन के बाद सोने का उपक्रम करते हुए भी वो सो नहीं सका। इसलिए लॉज के पास म्यूजियम, आर्ट गैलरी, कैनीमारा पुस्तकालय आदि देख आने के विचार से वो निकल पड़ा। वर्षा अब जरा थमकर बूंदा बूंदी का रूप धारण कर चुकी थी। पैंथियन रोड पर चलते हुए उसे कुछ ही गर्भिणी स्त्रियां दीख पड़ीं तो उसे दोपहर का वो विचार ताज़ा हो आया। उनमें से एक आध का चेहरा देखने पर उसे लगा कि मद्रास भोग भूमि है। कुछ एक के चेहरे तो ये बता रहे थे मद्रास यातना भूमि है। कुछ स्थान सुंदर और कृत्रिम से दिख पड़े तो कुछ स्थान भद्दे, घृणित और बेबसी और तकलीफ से भरे। इसलिए वो मद्रास के सच्चे स्वरूप या उसके सामान्य चरित्र का पता नहीं पा सका। म्यूजियम, थिएटर की गोलाकार छोटी सुंदर इमारत और आर्ट गैलरी की मुगल कालीन शोभा देखकर वो दंग रह गया। म्यूजियम को देखने में उसे पूरा 1 घंटा लगा। मद्रास में कदम रखते ही उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, पग पग पर उन्हीं से उलझना पड़ा। उसके हर प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी ही में मिला। तमिल में उत्तर देने वाले तो रिक्शे वाले और टैक्सी ड्राइवर ही थे। उनकी तमिल भी उसकी समझ में जल्दी नहीं आई। मदुरै में छोटे बड़े लड़कों के साथ भी आदर सूचक संबोधन ही सुनने को मिलता है। मद्रास में तो बड़े बूढ़ों के साथ भी तू मैं ही चलती है। मुत्तु कुमरन अंग्रेजी जानता ही नहीं था और मद्रास की तमिल तो विभिन्न भाषाओं की मिलीजुली खिचड़ी थी। बारिश के कारण म्यूजियम, पुस्तकालय या आर्ट गैलरी में विशेष भीड़ नहीं थी। सब कुछ देखकर जब वो बाहर निकला तो फिर से पानी बरसना शुरू हो गया। चूंकि टेलीफोन डायरेक्टरी पर गोपाल का पता नहीं था, होटल के रिसेप्शनिस्ट से पूछताछ कर जो पता उसे मिला था उसे ही एक छोटे से कागज पर लिखकर अपनी जेब में रख लिया था। वो पुर्जा भी पानी में जरा भीग गया था। कुछ क्षण तक सोचता रहा कि इस बारिश में गोपाल के घर कैसे जाए। पास के व्यक्ति से समय पूछा तो उन्होंने बताया कि 3:45 बजे हैं। 4:30 बजे गोपाल के घर पर पहुंचना था। उसे लगा कि इसी घड़ी चल देना अच्छा होगा। यदि बस में जाए तो जगह के बारे में पूछकर उतरने में दिक्कत होगी। हो सकता है बस स्टैंड से गोपाल के घर तक पानी में भीगते हुए चलना पड़े। उसे इस बात का तो पता नहीं कि गोपाल का घर बस स्टैंड के निकट होगा या दूर। काफी सोच विचार कर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि टैक्सी करके जाना ही अच्छा है। साथ ही अपनी माली हालत को मद्देनजर रखते हुए उसे ये चिंता भी सवार हुई कि टैक्सी में जाना कहाँ तक उचित है। अगले क्षण उसे एक दूसरी चिंता भी सताने लगी कि अगर टैक्सी में नहीं पहुंच पाया तो वो आज गोपाल से मिल नहीं पाएगा। फिर तो अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। अतः चाहे कुछ भी हो, आज ही गोपाल से मिल लेना होगा। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वो टैक्सी पकड़ने के लिए पानी में भीगता हुआ पैंथियन रोड के प्लेटफॉर्म तक आया। बारिश की वजह से खाली टैक्सियां दिखाई ही नहीं दे रही थीं। 10 मिनट की प्रतीक्षा के बाद एक टैक्सी मिली। उसमें सवार होते ही मीटर लगाते हुए टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, किधर? मुत्तु कुमरन ने जेब से कागज निकाल कर देखा और बोला, गोपाल, बोग रोड, माम्बलम। टैक्सी की रफ्तार तेज करते हुए ड्राइवर ने उत्सुकता से पूछा, कौन से गोपाल? सिने स्टार? क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ में जवाब देकर वो फिर कहीं रुक नहीं पाया। बचपन में ही वॉइस कंपनी में सम्मिलित होने से लेकर गोपाल के मद्रास में आकर सिने अभिनेता बनने की सारी कहानी छेड़ दी। उसकी इन लंबी बातों से ड्राइवर को ये अनुमान हो गया कि ये आदमी सिर्फ बाहर का ही नहीं, पूरी तरह गंवार भी है। एक खूबसूरत से बगीचे के बीच स्थित गोपाल के बंगले के फाटक पर पहुंचती ही गोरखे ने टैक्सी रोक दी। वो गोरखे से क्या और कैसे कहे कि पानी में भीगे बगैर फ्लैट के अंदर जा सके। मुत्तु कुमरन इस बात पर विचार कर ही रहा था कि टैक्सी ड्राइवर ने आगे का काम संभाल दिया। तुम्हारे मालिक के लंगोटिया यार है ये? ड्राइवर के मुख से इतना सुनना था कि बड़ा साहब, बचपन, दोस्त पूछते हुए गोरखे ने तनकर एक लंबा सा सलाम ठोंका और टैक्सी को अंदर जाने दिया।
अपने को अधिक बुद्धिमान समझने वाले लोग जिस काम को करने में माथापच्ची के सिवा कुछ नहीं कर पाते, उसे कम अक्ल होने पर भी समयोचित ज्ञान रखने वाले बड़ी आसानी से कर जाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने इस बात का नमूना पेश कर दिया तो मुत्तु कुमरन मन ही मन उसे दाद देने लगा। टैक्सी पोर्टिको में जा रुकी तो मुत्तु कुमरन मीटर के पैसे देकर और बाकी के चिल्लर लेकर बड़े सोच संकोच के साथ सीढ़ियां चढ़ा। हॉल में प्रवेश करते ही गोपाल की एक आदम कद तस्वीर ने उसका स्वागत किया। उसमें गोपाल शिकारी के भेष में एक मरे हुए शेर के सिर पर पैर रखे हाथ में बंदूक ताने खड़ा था। बनियान और लुंगी पहने अधेड़ उम्र का एक आदमी अंदर से आया और मुत्तु कुमरन से पूछा, क्या काम है, किससे मिलना है? मुत्तु कुमरन से परिचय सुनकर उसे रिसेप्शन हॉल में ले गया और एक आसन पर बिठाकर चला आया। उस हॉल में कई सुंदर लड़कियां बैठी हुई थीं, जो होटल में दिखी लड़की से भी अधिक सुंदर लगीं। उसने देखा कि वे सब इसे टकटकी लगाए देख रही हैं। उस कमरे पर दाखिल होने पर मुत्तु कुमरन को ऐसा लगा कि वो घुप अंधेरे से चकाचौंध पैदा करने वाले प्रकाश में आ गया है। वहां ऐसे कुछ नवयुवक भी थे जो शक्ल सूरत में अभिनेता लगते थे। थोड़ी देर उनके बीच हो रही बातों पर ध्यान देने पर उसे पता लगा कि गोपाल स्वयं एक नाटक कंपनी शुरू करने वाला है। उसमें काम करने के लिए अभिनेता अभिनेत्रियों के चुनाव के लिए उस दिन शाम को 5 बजे इंटरव्यू होने वाली है और वो इंटरव्यू स्वयं गोपाल लेगा और चुनेगा। वहां बैठी लड़कियों पर प्रकट या अप्रकट रूप से बार बार नजर फेरने की अपनी लालसा को वो दबा नहीं पाया। हो सकता है कि उनकी आंखें भी उसी की तरह तरस रही हों। वहां बैठे हुए युवकों को देखने पर उसे इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि वो इन सब में ज्यादा खूबसूरत है। असल में उसका ये गर्व स्वाभाविक भी था। पहले तो वो साधारण ढंग से दुबका हुआ था, अब पैर पर पैर रखकर आराम से बैठ गया। ऊंची आवाज में बोलती लड़कियां उसे देखते ही दबी आवाज में आराम से बोलने लग गईं। कुछ तो उसके सामने अपने को शर्मीली जताने के लिए शर्माने का अभिनय करने लगी। अंदर से पकने पर फल बाहर से रंग पकड़ते हैं। शायद लड़कियों की भी यही प्रकृति है। इस तरह मुत्तु कुमरन की कल्पना सुगबुगाई। उसके आने के बाद यद्यपि उनकी खिलखिलाहट थम गई, पर होठों में मुस्कुराहटें तैरती रहीं और बातें जारी रहीं। ये देखकर मुत्तु कुमरन को यों लगा कि वे उसके लिए आधी हंसी सुरक्षित रखे हुई हैं। उसमें से कुछ एक के होंठ सुंदर थे, कुछ एक के नेत्र सुंदर थे, कुछ एक की उंगलियां मुलायम लगीं, कुछ एक नाक नक्श से अच्छी थी, कुछ एक की सुंदरता ऐसी विभाजन की सीमा में ही नहीं आई। लड़कियां जिससे अपनी मुस्कान, दृष्टि या बात आदि छिपाना चाहती हैं, उसे विशेष रूप से जताने के लिए भी कोई चीज होती है। दुराव छुपाव का यही रहस्यार्थ होता है। लुंगी बनियान वाला रिसेप्शन हॉल में फिर आया तो सबका ध्यान उसकी ओर गया। अभी आप सुन रहे थे ना पार्थ सारथी के लिखे उपन्यास ये गली बिकाऊ नहीं का भाग 1, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।